आज की हमारी अगली क्लास यूजीसी नेट लॉ चैनल पे, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, इंटरनेशनल लॉ की क्लास आज सभी के इंटरनेशनल लॉ के लास्ट के 5 ईयर्स के 5-10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपके साथ डिस्कस करता हूँ। रोज हमारी इस चैनल पे क्लास होती है, तो सो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। यूजीसी नेट लॉ रोज 5 PM मैं आपके साथ क्वेश्चन लाता हूँ, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो क्वेश्चन मैं आपके सामने क्वेश्चन लाता हूँ, आज उसी की सीरीज के आगे आए। तो सबसे पहले आता है, हु क्वाइंड द इंग्लिश फ्रेज इंटरनेशनल लॉ फॉर द फर्स्ट टाइम। किसने सबसे पहले इंग्लिश फ्रेज इंटरनेशनल लॉ सबसे पहले दिया था? निम्नलिखित में ने किसने पहली बार इंटरनेशनल लॉ शब्द का प्रयोग अंग्रेजी में किया था? प्लाटो ने, सिसिको ने, एरिस्टोटल ने, जर्मी बेंथम ने? किसने दिया था, जल्दी बताइए। तो इंटरनेशनल लॉ आप सभी को पता है, सबसे पहले अगर कभी भी इंटरनेशनल लॉ का शब्द का मतलब आता है या यूज आता है तो हमारे एरिस्टोटल साहब ने इसका मतलब, सॉरी सॉरी सॉरी, जर्मी बेंथम साहब ने दिया था। तो इंग्लिश फ्रेज इंटरनेशनल लॉ सबसे पहले किसने यूज किया? जर्मी बेंथम। कब पूछा गया है? अगस्त 2024 में। जर्मी बेंथम नाम इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो सबसे पहले इंटरनेशनल लॉ शब्द का अगर किसी ने यूज किया तो जर्मी बेंथम साहब ने किया था। अगला बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ जूरिस्ट कंसीडर द लॉ एज अ कमांड। किस जूरिस्ट ने कहा, किस जूरिस्ट ने कहा कि लॉ एज अ कमांड ऑफ सॉवरेनिटी? लॉ क्या है? वो कमांड ऑफ सॉवरेन है। सॉवरेनिटी मतलब एक सरकार का ऑर्डर है या फिर कमांड है, इन्फोर्स्ड बाय सुपीरियर पॉलिटिकल अथॉरिटी। जो जो एक हायर पॉलिटिकल अथॉरिटी उसके द्वारा इन्फोर्स किया जाता है। एंड अकॉर्डिंगली सब्सक्राइब टू द व्यू दैट इंटरनेशनल लॉ इज नॉट लॉ प्रॉपरली। उसके हिसाब से इंटरनेशनल लॉ कोई भी लॉ नहीं है जो प्रॉपरली सो कॉल्ड है। निम्नलिखित में कौन विधिवेत्ताओं का समूह कानून की संप्रभुता आदेश मानता है, जैसे एक उच्च राजनीतिक प्राधिकरण लागू और इस आधार में मानता है कि अंतरराष्ट्रीय कानून वास्तव में कानून नहीं? देखो बेसिकली यहाँ पर ये मतलब कौन ऐसे जुरिस्ट जो कहते हैं इंटरनेशनल लॉ प्रॉपर लॉ ही नहीं है, क्योंकि एक तरह से कोई ऐसी सॉवरेनिटी किसी से आ ही नहीं रहा है। तो कौन से सेट ऑफ जुरिस्ट कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ प्रॉपर लॉ है ही नहीं? कौन से कहते हैं? ठीक, बताइए। तो स्टार्क, सामन एंड हार्मन नहीं, ये सारी चीजें कहते हैं। जो हमारे जो तीसरे नंबर के ऑथर है, होप बुफंडा ऑस्टिन, क्योंकि ऑस्टिन आप याद होगा ये एनालिटिकल स्कूल की, ये एनालिटिकल स्कूल वाले क्या कहते हैं? कमांड ऑफ सॉवरेनिटी की बात करते हैं। तो इंटरनेशनल लॉ ऐसा कोई नहीं कि कमांड, क्योंकि इनके हिसाब से कंसिडर लॉ क्या है? जो सॉवरेनिटी की कमांड है वो है, सॉवरेन से ऑर्डर आए, और ऐसा कुछ इंटरनेशनल लॉ में है ही नहीं। इंटरनेशनल लॉ में ऐसा कुछ नहीं कि सॉवरेन की कमांड थी हमें फॉलो करना है। तो ये बात एनालिटिकल एनालिटिकल स्कूल वो व्यू मानते हैं कि लॉ वो है जो एक सॉवरेन से आए और कपल्ड विद सेंसन हो। तो यहां पर इसलिए ऑस्टिन वाला सेट में नहीं है, इसलिए इसका आंसर सेकंड का फोर्थ हो जाएगा। दिस जूरिस्ट बिलोंग टू द एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ एंड आर्ग्यू इंटरनेशनल। सीधी सी बात है, ऑस्टिन में आपको याद होगा कि क्या कहते हैं, ये एनालिटिकल स्कूल क्या कहते हैं, ऑस्टिन साहब क्या कहते हैं, इंटर लॉ क्या है? कमांड ऑफ सॉवरेन कपल्ड विद सैंक्शन। और इंटरनेशनल लॉ में सॉवरेन की कमांड होती ही नहीं है। ऐसा कोई यहाँ कोई आपके ऊपर ऑब्लिगेटरी नहीं, यू हैव टू फॉलो इट। इसलिए argue that international law sovereign authority to enforce, hence it cannot be considered a real law। इसलिए इसे हम लोग रियल लॉ रियल इन स्ट्रिक्ट ऑस्ट्रेलियन सेंस में नहीं मानेंगे। ठीक, क्लियर? अगला बताओ, थर्ड। The word international law were used for the first time by which of the following eminent juries? इंटरनेशनल लॉ जो शब्द है वो सबसे पहली बार किसके द्वारा यूज किया गया था? सबसे पहले देखो, इंटरनेशनल शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में किस विधिवेत्ता के द्वारा किया गया था? तो सबसे पहले जब इंटरनेशनल सॉ को शब्द भी उन्होंने दिया इंटरनेशनल, तो फिर बर्मी बेंथम। तो सबसे पहले इस नाम का भी यूज हमारे जो जर्मी बेंथम साहब है उन्होंने ही किया। सबसे पहले इंटरनेशनल लॉ शब्द को किसने रिकॉग्निशन दिया, सब कुछ दिया, तो वो भी हमारे जर्मी बेंथम साहब ही थे। ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग जूरिस्ट डिनाई द लीगल कैरेक्टर ऑफ इंडिया? अब देखिए, ये 2019 में क्वेश्चन आया था, इसी का क्वेश्चन
देख लीजिए इसमें आ गया। तो लगभग बहुत सी चीजें सिमिलर आ गई, आंसर आ गया। अगर आपने ये वाला क्वेश्चन अच्छा सा करा होगा तो ये भी कर लेते। देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन से जुरिस्ट डिनाई कर रहे हैं लीगल कैरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो इंटरनेशनल लॉ कौन डिनाई कर रहे हैं, होस्ट पुफनडॉर्फ ऑस्टिन, क्योंकि ये कहते हैं इंटरनेशनल लॉ में सॉवरेन अथॉरिटी नहीं है, सैंक्शन ही नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर। तो देखिए इस तरीके से जब अगर आप कायदे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो डिनाई द लीगल कैरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल लॉ मतलब कौन कहता है कि इंटरनेशनल लॉ एक लॉ ही नहीं है, लॉ है ही नहीं। तो ये हमारे हॉब्सन पुफनडॉर्फ, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ एक सॉवरेन अथॉरिटी नहीं है जो हमारे लॉ में होनी चाहिए, इसलिए फोर्थ का सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिए थॉमस हॉब और पफनडॉफ क्या कहते हैं, थॉमस साहब कहते हैं लॉ रिक्वायर अ सॉवरेन अथॉरिटी, नो ग्लोबल गवर्नमेंट। लॉ, कोई भी चीज को लॉ बनने के सॉवरेन अथॉरिटी चाहिए, और यहाँ पर लॉ, इंटरनेशनल लॉ में कोई सॉवरेन अथॉरिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, इसलिए इन्होंने कहा डिनाइड किया इंटरनेशनल लॉ इज अ रियल लॉ, इसीलिए इंटरनेशनल लॉ इन्होंने रियल लॉ डिनाई किया। ठीक, अगला आ गया पफनडॉफ, एम्फेसाइज करता है मोरल ड्यूटी, लैक्ड इन्फोर्समेंट, सॉल्ट मोर एज ऑब्लिगेशन देन बाइंडिंग लीगल रूल। रिमार्क क्या है, एम्फेसाइज करता है मोरल ड्यूटीज एम्फेसाइज करता है लैक्ड इन्फोर्समेंट। तो पफनडॉफ कहता है कि इसमें कोई मोरल ड्यूटी एम्फेसाइज करता है, केवल मोरल ड्यूटी है, आप फॉलो कर लो, कोई लीगल ड्यूटी नहीं है, इसमें इन्फोर्समेंट की कमी है। सो इसको एक तरह से पफनडॉफ के हिसाब से इंटरनेशनल लॉ एक मोरल ऑब्लिगेशन है, कोई बाइंडिंग लीगल रूल्स नहीं है। तो ये इनकी बात है। ओपेनहाइम साहब क्या कहते हैं, इंटरनेशनल लॉ एक रूल बिटवीन स्टेट है, इसलिए हम लोग कहेंगे ये मानते हैं। जे स्टार्क दूसरी बात करते हैं कि एक्सेप्टेड इंटरनेशनल डिस्पाइट डिफरेंस ऑफ स्टेट लॉ, इसकी बात करते हैं, इसलिए ये आंसर हो जाए। अगला बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ एज पर आर्टिकल 38 ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। कौन सा आर्टिकल 38 में सोर्स नहीं है, अगस्त 2024 का क्वेश्चन है, ये भी बताइए। सॉरी, which of the following is not a source of international law as per Article 38 of the Statute of the International Court of Justice? Judicial decision, writing of most highly तो इसमें देखिए क्या है, जुडिशियल डिसीजन बिल्कुल सही बात, न्यायिक निर्णय बिल्कुल सही बात, ये सोर्स होते हैं। राइटिंग ऑफ मोस्ट हाईली क्वालिफाइड पब्लिसिटी, ये भी हमारा 38 का सोर्स है। कम्युनिटी कस्टोमरी लॉ, सामूहिक नहीं, इस पे इंटरनेशनल कस्टोमरी लॉ सोर्स होता है, इसलिए कम्युनिटी वाला हट जाएगा, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है। तो इसमें फिफ्थ का थर्ड ऑप्शन नहीं होगा, कम्युनिटी कस्टोमरी लॉ कोई भी सोर्स नहीं होता है। ठीक है, तो कम्युनिटी कस्टोमरी लॉ कोई भी रिकॉग्नाइज अथॉरिटी नहीं होती आर्टिकल 38 में, दैट इज अ करेक्ट टर्म, इंटरनेशनल लॉ कस्टम्स है, ये नहीं है। ठीक, तो अगर आप लोग जाएंगे तो सबसे पहला जो कन्वेंशन है, सबसे पहला जो सोर्स है वो इंटरनेशनल कन्वेंशन, जो कि जो स्टेट में आपस में ऑलरेडी एग्रीमेंट कर लिया है, तो ये पहला सोर्स है। मान लो ये नहीं है तो दूसरा कोई एक इंटरनेशनल कस्टम्स है, कोई ऐसा प्रैक्टिस है जो लॉ की तरह एक्सेप्ट कर ले, एक कोई कस्टम है, कोई प्रथा लंबे सालों से चली आ रही, तो वो। अगला, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड, कोई जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है जो सिविलाइज्ड नेशन मान रही है, वो भी एक लॉ है, उसे मान लेंगे। चौथा, जुडिशियल डिसीजन कोई आ रहा है वो, या फिर एक हाईली टीचिंग ऑफ मोस्ट हाईली क्वालिफाइड पब्लिसिटी, ये सारे सोर्सेज 38 में। अगला बताइए, सिक्स्थ में क्या कहता है, assertion एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है। मल्टीलेटरल ट्रीटी विच डिक्लेयर द स्टेबलाइज कस्टोमरी लॉ में इवन बाइंड नॉन पार्टी। मल्टीलेटरल ट्रीटी है जो डिक्लेयर करती है कि स्टेबलाइज कस्टोमरी लॉ, जो स्टेबलाइज एक कस्टोमरी लॉ है
तो इवन इफ जनरली क्या है, जो एग्रीमेंट की पार्टी है उसी पर इंटरनेशनल लॉ लगेगा। मतलब मान लो अगर तीन स्टेट पर कोई पर्टिकुलर लगे तो जो एग्री करेंगे तभी लगेगा। लेकिन यहाँ बात कर रहा है कोई एक स्टेबलाइज, जैसे एक सोर्स मैंने बताया, ये क्या बताया, ये ऑलरेडी सोर्स है। तो सोर्स है तो दूसरा स्टेट तीसरा स्टेट क्यों फॉलो करेगा, क्योंकि स्टेबलाइज कस्टोमरी लॉ। जनरल रूल क्या है कि इंटरनेशनल लॉ उन्हीं पर अप्लाई करेगा जो एग्री करते हैं, कि इंडिया चाहेगी जब एक आपस में एग्रीमेंट होगा तभी कोई पर्टिकुलर इंटरनेशनल लॉ लगेगा उस पर। अब कोई प्रथा है, वो क्या, इवन इफ स्टेट पार्टी नहीं है, जैसे कि मानो आपको मैं बताऊं इंटरनेशनल लॉ का क्या सिस्टम होता है। पहला सोर्स क्या कहता है, इंटरनेशनल कन्वेंशन है कि आप पांच कंट्रीज ने एक चीज एग्री कर ली है तभी आप पर लगेगा। लेकिन यहाँ पे कहता है स्टेबलाइज कस्टोमरी लॉ, इवन इफ आपने एग्री नहीं किया तब भी आप पे लग सकता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये बात बिल्कुल सही है। आर्टिकल 38 ऑफ वीना कन्वेंशन मेक एन एक्सेप्शन। आर्टिकल 38 जो एक कन्वेंशन है, एक्सेप्शन है आर्टिकल 34 और 37 ऑफ द वीना कन्वेंशन। बिल्कुल सही बात, क्योंकि आर्टिकल 38 कहता है, जनरल 34 आर्टिकल क्या कहता है कि जो थर्ड पार्टी होगा जब वो एग्री करेगा तभी अप्लाई करेगा। लेकिन आर्टिकल 38 कहता है कि इवन इफ एग्री नहीं भी किया, इंटरनेशनल कस्टोमरी लॉ का मामला है तो उस पर अप्लाई कर जाएगा। इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा सिक्स का फर्स्ट। एजर्सन सही है और ये इसकी रीजनिंग भी है। एजर्सन आर इज ऑल्सो रीजनिंग ऑफ इट, इसलिए सिक्स का फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर। ठीक, आगे देखते दिखाता हूं मैं क्या है इसमें। देखिए अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं ये जो कन्वेंशंस हैं हमारे, ये हमारे जो वीना कन्वेंशन है बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है एग्जाम में रिपीट इस बार होने के चांसेस हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से रख लीजिएगा। तो बात करता है आर्टिकल 34 जनरल रूल रिगार्डिंग द थर्ड स्टेट। जनरल रूल क्या है थर्ड स्टेट के रिगार्डिंग, ठीक है। ट्रीटी डू नॉट क्रिएट राइट और ऑब्लिगेशन फॉर थर्ड पार्टी विदाउट देयर कंसेंट। जनरल रूल क्या है, ट्रीटीज जो ट्रीटीज हैं उसमें फेवर में कोई राइट और ऑब्लिगेशन तब तक क्रिएट नहीं होगा जब तक वो कंसेंट ना दे दे। जब तक हम अपने पर कंसेंट देंगे तभी इंटरनेशनल लॉ मेरे ऊपर लगेगा। 34 कहता है जनरल रूल रिगार्डिंग थर्ड स्टेट पर कब इंटरनेशनल लॉ लगेगा, जब उसने एग्री कर दिया कि ये पर्टिकुलर लॉ मेरे ऊपर अप्लाई कर रहा है। आर्टिकल 35 ट्रीटी क्रिएटिंग ऑब्लिगेशन ऑन फॉर द थर्ड पार्टी। ट्रीटीज एक तरह से क्या कर रही, ऑब्लिगेशन ऑब्लिगेशन अप्लाई थर्ड पार्टी पर कोई ऑब्लिगेशन कोई नियम कोई दायित्व कब लगेगा, जब वो हिमसेल्फ एग्री करेगा, हिमसेल्फ एक्सेप्ट करेगा कि मेरे ऊपर ये लगाओ, बिना उसकी परमिशन के ऊपर नहीं लग सकता। ट्रीटी क्रिएटिंग राइट, राइट कैन अराइज इफ ट्रीटी इंटेंड टू कन्फर एंड द थर्ड स्टेट असेंट। राइट तभी अराइज होगा जो ट्रीटी है वो चाहती है थर्ड स्टेट पे लागू करे और थर्ड स्टेट भी उसे असेंट करे। आप यहां पर ये भी कर सकते हो 34 से एंड 30, 34 टू 38 कर सकते हो कि 34 से 37 तक सारे आर्टिकल 30 सारे का एक्सेप्शन है। लेकिन 37 थोड़ा ब्रॉडर, थोड़ा सा ब्रीफ करने के लिए कर दिया कि 34 37 को ले लो, लेकिन आप पूरे कंबाइंड में भी ले सकते हो। ठीक है, ठीक। अब रेवोकेशन ऑफ राइट और ऑब्लिगेशन ऑफ थर्ड पार्टी चेंज, अगर आपको कोई चेंज करना है तब भी आपको जो ट्रीटी पार्टी उनसे कंसेंट लेनी पड़ेगी, जो तीसरी स्टेट है उससे, मतलब विदाउट उसकी कंसेंट पर उस पर कुछ नहीं लागू। इंटरनेशनल लॉ का बेसिक नियम होता है, बताया इंटरनेशनल कन्वेंशन, तो कन्वेंशन कब लागू होंगे, जब वो एसेंट लेगा। लेकिन 38 बिल्कुल अलग है, रूल बिकमिंग द अ ट्रीटी कैन अप्लाई बाइंडिंग ऑन ऑल स्टेट। सारी स्टेट्स पे लग जाएगा, दुनिया की सारी स्टेट पे लग जाएगा, इवन जो थर्ड स्टेट है नहीं साइन किया उस पर भी लग जाएगा। इफ इट बिकम कस्टोमरी लॉ, अगर वो उसका कस्टोमरी लॉ लग जाएगा। ठीक है, क्लियर। Multilateral treaty which declare the stabilized customary international law may even bind non-party. Even if a state is not a party to the treaty, even if the state है वो कोई party नहीं treaty, the treaty reflects stabilized customary law, then that law is not binding on all the state, not because of treaty, but because of the customary status. मल्टीलेटरल ट्रीटी विच डिक्लेयर द स्टेबलाइज कस्टोमरी लॉ, मल्टीलेटरल ट्रीटी है जो डिक्लेयर करता है स्टेबलाइज कस्टोमरी लॉ में इवन नॉन पार्टी, नॉन पार्टीज पर बाइंड करता है।
ये बिल्कुल करेक्ट है। मल्टीलेटरल टीटी जो डिक्लेयर करता है स्टेबलाइज कस्टोमरी लॉ में इवन नॉन पार्टी, दिस इज करेक्ट। इवन इफ अ स्टेट इज नॉट पार्टी टू द टीटी, टीटी वो जब वो मैंने जो एक्सप्लेन किया वही से फर्दर एक्सप्लेन है, देख सकते हैं। मल्टीलेटरल टीटी विच डिक्लेयर द स्टेबलाइज कस्टोमरी लॉ में इवन, मल्टीलेटरल टीटी कहता है कि जो स्टेबलाइज कस्टोमरी इवन नॉन पार्टीज पर भी करेगा। Even if a state is not party to the treaty, if the treaty reflects stability, then the law is binding on all the state। ठीक है, वही बात मैंने जो बताई आप सभी को, वही चीज इसमें एक्सप्लेन है। फर्दर आप ये सब पढ़ लीजिएगा, इसमें लिखा है जो मैंने एक्सप्लेन किया वही चीज है। देख सकते हैं आर्टिकल 34 से 37 थर्ड स्टेट को बाउंड करेगा विदाउट कंसेंट, और आर्टिकल 38 उसको ओवरराइड नहीं करता है, इधर रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, 7 बताइए। ठीक है, अब ये आपका अगला क्वेश्चन आया, रोल ऑफ स्पेशलिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क ऑफ, जो बात को ना ट्रैक्शन केस निकार्गो वर्सेस यूएसए, ये आपस में मैच द फॉलोइंग करना है। तो रूल ऑफ स्पेशलिटी क्या है, ए का सेकेंड दैट इज एक्स्ट्राडिशन है। इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क ऑफ जुरिस्ट है, ये हो जाएगा। बार्कुलोना ट्रैक्शन केस निकार्गो वर्सेस यूएसए, इसके बारे में बात करता है। ठीक, तो देख सकते हैं आप, ए का सेकंड है एंड बी का। रूल ऑफ स्पेशलिटी मतलब एक्स्ट्राडिशन, कि जिसके लिए आपने उसे एक्स्ट्राडिशन किया, जिसके लिए आप वही ट्रेड, मान लो आपने पर्टिकुलर एक ए केस पर उसे एक्स्ट्राडिट किया है, तो आप जब उसने एक्स्ट्राडिशन किया था आप वही केस उस पर लगाओगे। ये नहीं कि एक दो और सारे केस पढ़ने के सारे उस पर लगा देने। जिस मामले में उसे एक्स्ट्राडिशन लिया है, उस कंट्री से उसे वापस बुलाया है या मंगाया है, तो उसी केस उस पर लगाया जाएगा। तो इसका आंसर है ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का थर्ड। ठीक, सेवेंथ का फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक, तो आप लोग देख सकते हैं एक्स्ट्राडिशन प्रिंसिपल स्टेटिंग अ पर्सन एक्स्ट्राडिशन कैन ओनली बी ट्राइड ऑफन फॉर द ICJ used the concept of equity and justice, especially discussing diplomatic protection and corporate nationality। ठीक, अगला बताइए, 8th क्वेश्चन। ठीक, बताइए। देखिए आर्टिकल 30 क्लॉज, देखो तो आर्टिकल 38 में जो मैंने सोर्सेज बताया, तो क्लॉज 1 है वो सोर्सेज बताता है कि कौन कौन से सोर्स है, ए बी सी डी ई करके 5 है। आर्टिकल 38 क्लॉज 2 जो है वो बताता है कि अगर आईसीजे कहता है प्रोविजन इन आर्टिकल 38 क्लॉज 1, 38 क्लॉज 1 में कोई भी प्रोविजन है, वो कोर्ट की पावर, कोई भी चीज लिखी है लेकिन वो कोर्ट की पावर केस को एक्स एट बेनो डिसाइड कर सकती है। अगर पार्टी एग्री करेगी तो हम ऊपर वाले सारे क्लॉज को ओवरराइड कर देंगे और केस को एक्स एट बेनो डिसाइड कर देंगे इक्विटी एंड जस्टिस के बेसिस। अगर पार्टी एग्री करेगी तब, मतलब पूरा पूरा एक तरह से सोर्सेस को ओवरराइड करने की बात हुई। अब एक्स एट बेनो है क्या, एक्स एट बेनो कहता है इनेबल करता है कोर्ट टू डिसाइड अपॉन द कंसीडरेशन ऑफ फेयर डीलिंग एंड गुड फेथ विच मे बी इंडिपेंडेंट और इवन। एक्स एट बेनो क्या है, वो कोर्ट को इनेबल करता है, कोर्ट को परमिट करता है डिसाइड अपॉन द कंसीडरेशन ऑफ फेयर डीलिंग, केस को फेयर डीलिंग के बेसिस में, गुड फेथ के बेसिस में डिसाइड कर सकते हो, जो इवन इफ लॉ के अगेंस्ट भी है या इंडिपेंडेंट बिल्कुल अलग भी है। तो बिल्कुल सही बात, ये बिल्कुल सही प्रोविजन है, उसका यही मतलब है। तो ये इसकी रीजनिंग भी हो गई, इसलिए इसका आंसर 8 का फर्स्ट हो जाएगा। ए एंड assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक, अगला, तो आर्टिकल 38 ऑफ द इंटरनेशनल कोड इंडीड करता है प्रोविजन शैल नॉट प्रोड्यूस ऑफ द, बिल्कुल सही बात, ये बिल्कुल सही है, और एक्स एट बेनो भी डिसाइड कर देता है, तो दोनों बिल्कुल सही है, इट्स ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। ठीक,
अगला बताइए, द प्रिंसिपल ऑफ जस्ट कोगेंस इन इंटर इनकॉर्पोरेटेड इन विच आर्टिकल ऑफ वीना कन्वेंशन ऑफ ऑन द लॉ ऑफ द ट्रीटीज। जो प्रिंसिपल है जस्ट कोगेंस का इज इनकॉर्पोरेटेड इन विच आर्टिकल ऑफ द वीना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द ट्रीटीज 1969। बेटा वीना कन्वेंशन लॉ ऑफ ट्रीटी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग कोशिश करके सारा एक बार ओवरव्यू ले लीजिए, दैट इज बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 जो है हमारा जस्ट कोगेंस है, वो हमारा आर्टिकल 53 पे बात करता है। मतलब कि एक जो बेसिक प्रिलिमिनरी नॉर्म्स है उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर जैसे हमारा एक 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 नॉर्म होता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल आप मोरालिटी से अगेंस्ट नहीं जाओगे, मतलब एक बेसिक नॉर्म है उसके अगेंस्ट नहीं जाओगे, वो यही है। ट्रीटी इज वॉइड अगर वो हमारे जो बेसिक प्रिलिमिनरी नॉर्म्स है जिसको जस्ट कोगेंस बोलते हैं अगर उसके अगेंस्ट में है। जस्ट कोगेंस मतलब ये फंडामेंटल है, बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल है, नॉन डेरो इनके आप अगेंस्ट जा ही नहीं सकते हो। कोई भी स्टेट अगर वो इसको वॉयलेट करेगा तो वो वॉइड है। क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, आप कोई भी ऐसा क्राइम नहीं करोगे जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है, दास किसी को दास नहीं बनाओ, टॉर्चर नहीं कर, एग्रेसिव वॉर नहीं करोगे। अगर ये करोगे तो ये प्रिलिमिनरी नॉर्म के अगेंस्ट है, आपको नल एंड वॉइड मतलब बिल्कुल आप मानेंगे नहीं आपको कुछ। ठीक, अगला बताइए 10th का, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर एसेंशियल फॉर कस्टम टू बी वैलिड। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कस्टम हैज टू पॉजेस सफिशिएंट मीजर ऑफ एंटिक्विटी। कस्टम वो है एक प्रचलित होना चाहिए, पुराना होना चाहिए। अगला, कस्टम मस्ट हैव एंजॉय। कस्टम एक राइट की तरह एंजॉय होना चाहिए, बिल्कुल सही। कस्टम नीड नॉट बी इनकंसिस्टेंट। कस्टम दूसरे से इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए, मतलब बिल्कुल सिमिलर नहीं, एक एक सही बिल्कुल, मतलब कोई ना कोई कंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। कस्टम मस्ट बी सर्टेन एंड प्रिसाइज। तो इसका बेटा आंसर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड होना चाहिए, हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, क्योंकि कस्टम क्या है देखिए ये तरीके से, कस्टम एक लंबे समय से लॉन्ग स्टैंडिंग आना चाहिए, ये ना हो कि बहुत पुराने समय से आ रहा हो, उसमें कोई भी रुकावट ना हुई हो। और इट मस्ट बी फॉलोड बाय द कम्युनिटी आउट ऑफ सेंस ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन। कस्टम मस्ट बी क्लियर एंड एम्बिग्यूअस। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, नॉट एम्बिग्यूअस। ठीक, तो कस्टम नीड नॉट बी जरूरी नहीं कि दूसरे कस्टम से इसे कंसिस्टेंट होना चाहिए। कस्टम में जनरल इवन अदर स्टेबलाइजिंग। कस्टम नीड नॉट, कस्टम को जरूरत नहीं है कि दूसरे कस्टम से वो कंसिस्टेंट होना, इवन इफ इनकंसिस्टेंट तब भी उसे लागू कर देंगे। ठीक है, नीड नॉट बी कस्टम मस्ट जनरली बी कंसिस्टेंट, लेकिन पूरी तरीके से गलत है। कस्टम नीड नॉट बी कह रहा है कस्टम दूसरे से जरूरी नहीं कर, लेकिन नहीं, ये देखो ये कह रहा है कि ये कस्टम है उसे हम अलाउ कर देंगे इवन इफ वो दूसरे कस्टम से इनकंसिस्टेंट भी है, तो गलत है। कस्टम मस्ट जनरली, कस्टम जो कोई भी नया कस्टम आ रहा है या बन रहा है जो पुराने पहले से स्टेबलाइज कस्टम है उसके साथ पैरेलल में सही सही हो। एक प्रॉब्लम तो फिर बहुत प्रॉब्लम है, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, नहीं होगा तो प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर नीड नॉट टू बी कंसिस्टेंट लिखा है, जबकि यहाँ कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो फर्स्ट एंड फोर्थ इज आंसर, दैट इज 10th का 3 इज राइट आंसर। ठीक, इस तरीके से क्लियर।
अब फिर कल अब मैं आप सभी के साथ लॉ ऑफ क्राइम के क्वेश्चन लाऊंगा, आप सभी के बीएनएस और आईपीसी के साथ साथ के क्वेश्चन। तो आप सभी तैयारी को और तैयारी रखिए कि कल फिर मिलते हैं 5 PM आज की क्लास। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क डायरेक्टली इन कमेंट बॉक्स। और बताइए तैयारी कैसे चल रही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।